नमस्कार। बहुजन समाज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज में हर सप्ताह सोमवार को हम पूरे सप्ताह की घटनाओं पर, खबरों पर, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, इस पर चर्चा करते हैं। तमाम सवालों और बवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर होते हैं देश के जाने माने पत्रकार, विशेषज्ञ, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता। वे बताते हैं कि कौन सी घटना का क्या प्रभाव देश की जनता पर पड़ने वाला है, इसके नतीजे क्या होंगे और आने वाले भविष्य में देश की और दुनिया की स्थिति क्या बनेगी। इस सप्ताह भी हम विशेष रूप से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो खबरों में बने हुए हैं। पिछले सप्ताह में चुनाव का माहौल चल रहा है, दौरे पर दौरे चालू हो गए हैं। प्रधानमंत्री भी एक एक दिन में दो दो तीन तीन राज्यों को नापने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कभी सुबह बिहार होते हैं तो शाम को मध्य प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी का भी दौरा शुरू हो गया है और आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में सिवनी में सभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव अभियान धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। दो चरणों के नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और 7 चरणों में होने वाले चुनाव में अधिकांश खाका साफ हो गया, अधिकांश दृश्य साफ हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार लाना चाहती है और 400 के पार का नारा दिया है। जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में भी नारों के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, इस बार भी वह 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन उनको भी भरोसा नहीं है कि क्या हम इतनी सीटें जीत पाएंगे, क्योंकि जहां से अधिकांश जिन राज्यों से पिछले चुनाव में उन्होंने सीटें जीती है उन राज्यों में हालत खराब है। तो प्रधानमंत्री बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी राम के नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, कभी अन्य मुद्दों को लेकर। आज 1 साल बाद जो मई में शुरू हुआ था मणिपुर के अंदर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी है। मणिपुर को लेकर एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने असम ट्रिब्यून को और उसके अंदर कहा है कि सरकार से जो भी हर संभव कोशिश हुई है मणिपुर में शांति कायम करने के लिए हमने किया है। पहली बार 1 साल बाद जब पूरा मणिपुर जल रहा था तब तक प्रधानमंत्री दुनिया के दौरे कर रहे थे, विदेशों के दौरे कर रहे थे, लेकिन एक शब्द उस पर बोल नहीं रहे थे। हालांकि पत्रकारों से और अन्य लोगों से सवालों का जवाब देने में प्रधानमंत्री जी कुछ असहज महसूस करते हैं, लेकिन पहली बार जो साक्षात्कार असम ट्रिब्यून को दिया है उसमें मणिपुर के बारे में बोले हैं। इसी के साथ में बोलता हिंदुस्तान एक यूट्यूब चैनल था जिस पर यूट्यूब ने पाबंदी लगा दी है। जब उनसे पूछा गया, यूट्यूब के कर्ता धर्ताओं से पूछा गया कि बोलता हिंदुस्तान पर क्यों पाबंदी लगाई गई है, तो उसका जवाब था कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश पर यह पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसका कहीं कोई कारण नहीं बताया गया है कि कौन सी खबर ने भारत सरकार को या भारत की संप्रभुता पर हमला किया था। इस तरह से जो अघोषित इमरजेंसी के काम थे, जो इमरजेंसी में जो काम हुए थे, वही काम भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करने लगी है। ताइवान में जो भीषण भूकंप भी इस सप्ताह आया है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बर्बादी हुई है। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन कितने लोग आए हैं यह ना भारतीय जनता पार्टी को मालूम है ना कांग्रेस को मालूम है जिसकी तरफ से जा रहे हैं। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वे भी गत दिनों भाजपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि 25 जो बड़े नेता कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनमें से 23 नेताओं के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार के प्रकरण चल रहे थे उन 23 ही लोगों को राहत दे दी गई है। उनमें महाराष्ट्र के अजीत पवार भी शामिल है, उनमें महाराष्ट्र के अशोक चौहान भी शामिल है। यह है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ लगाने का मामला, यानी तमाम भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं।
चुनाव आयोग के पास आज कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र परसों जारी किया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की थी कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, मुस्लिम लीग की तरफदारी कर रही है, उसको लेकर शिकायत लेकर पहुंची है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और मोदी जी की उस आपत्ति पर आप जो मोदी जी का बयान है उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति ली है। और चुनाव आयोग के से निकलने के बाद, मिलने के बाद पवन खेड़ा ने कहा है कि वे लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में सरकार चलाई है पश्चिम बंगाल के अंदर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके संस्थापकों में से हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी। ऐसी ही तमाम खबरें हैं और इन सब खबरों का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान जी, इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष रानडे जी, किसान संघर्ष समिति की नेता उपाध्यक्ष आराधना भार्गव जी, बहुजन संवाद के होस्ट डॉक्टर तिवारी जी, और छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ में सीटू के नेता जुड़े हैं हमारे साथ में, जितेंद्र सिंह जी सोढ़ी। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुनीलम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान संघर्ष समिति के, पूर्व विधायक हैं, वे भी जुड़ेंगे। असित कुमार सिंह जी जुड़ेंगे हमारे साथ कानपुर से। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ में डॉक्टर सलीम खान जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सलीम खान जी, पिछला सप्ताह घटनाओं का सप्ताह रहा है और पूरे देश में चुनावी माहौल बन रहा है, लेकिन वे तमाम मुद्दे जो महंगाई का सवाल होना चाहिए, बेरोजगारी का सवाल होना चाहिए, कानून व्यवस्था का सवाल होना चाहिए, संविधान तोड़ने के सवाल होना चाहिए, लोकतंत्र का सवाल होना चाहिए, इन पर बोलने से नेता बच रहे हैं। तो आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? 2024 के चुनाव में क्या होगा और मुद्दे आखिर क्यों गायब कर रही है सरकार? सलीम भाई जी। शुक्रिया मंत्री जी। इस हफ्ते की जो बड़ी घटनाएं हैं उसमें सबसे बड़ी घटना तो कांग्रेस का जो न्याय पत्र है यानी घोषणा पत्र है वो है, लेकिन उस पर मैं आखिर में बात करूंगा। एक खबर को ये जो गोदी मीडिया है वो 12 दिन से दबा रहा था, लेकिन अभी इस हफ्ते वो उभर के सामने आ गई। यानी ये खबर थी 25 मार्च की। गुजरात के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने कहा था कि देखो, जब बाहर के लोग आए, बाहर के विदेशी शासक आए, तो जो हमारे महाराजा थे उनका इशारा राजपूतों की तरफ था, वो जो है उनके आगे झुक गए, उन्होंने उनसे अपनी रोटी बेटी का संबंध बना लिया, लेकिन हमारा समाज न झुका और ना हमने धर्म परिवर्तन किया। हम अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके और दूसरों के सामने भी नहीं झुके, यानी मुगलों वगैरह की तरफ ही जा रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक केंद्रीय मंत्री का है और वो गुजरात के राजकोट से सांसद है। तो इसके खिलाफ जो राजपूत समाज है उसने अपनी आवाज उठाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के सामने कोई बात करो तो वो अपनी उसकी नाक का मसला बना लेते हैं। अब जबकि ये मामला उठते उठते गुजरात से राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया और उत्तर प्रदेश में पहुंच गया, तो हमारे प्रधानमंत्री अब जो है वो वहां की बात कर रहे हैं कि भाई मणिपुर में जो हुआ था वो जो है वो बहुत गलत हुआ था। हालांकि अब वो मसला पुराना हो गया, अब ये मसला है। अब जो क्षत्रिय समाज है, यानी मैं तो ये समझता हूं कि बनिया के बाद क्षत्रिय समाज ही जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ब्राह्मण तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ और कभी बीजेपी के साथ जो है वो रहे हैं, लेकिन ये जो राजपूत समाज है इसने हमेशा जो है वो भाजपा का साथ दिया। ऑफ कोर्स बनिया तो उनके घर के हैं।
तो ये जो समाज है अब वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज जो है वो उत्तर प्रदेश के ननौत में वो स्वाभिमान महाकुंभ हुआ और उसमें पंजाब के, दिल्ली के और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम लोग जगह के जो है वो नेता जमा हुए क्षत्रिय समाज के, और उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको जो है वो भाजपा को हराना है। जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराएगा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसका समर्थन करेंगे। इस तरह की भाषा पहले मुसलमान बोलते थे कि हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कैंडिडेट किस पार्टी का है, हमको इससे मतलब है कि अगर वो भाजपा को हरा सकता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो वही भाषा जो है वो अब क्षत्रिय समाज जो है वो कह रहा है। और इसका कारण ये है कि जब भाजपा से कहा गया कि भाई आप जो है वो उनका वो अभी उम्मीदवार है उसको हटाइए, तो भाजपा ने अनदेखी की। तो 5 जो क्षत्रिय समाज की महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि हम गांधीनगर में जाके भाजपा का जो दफ्तर है, ऑफिस है, उसके सामने जो है वो आत्मदहन कर लेंगे। और उन्होंने मेहंदी लगा ली, मंदिर चली गए। तो फिर जाके ये खबर बनी और उनको घर पे जाके रोका गया कि भाई नहीं आप निकले, उनके घर के बाहर पहरा लगा दिया गया। तो ये भाजपा के लिए एक खतरनाक खबर है और क्षत्रिय समाज का कहना है कि हम इसी तरह के महाकुंभ जैसे कि यूपी में हुए हैं वैसे हर जगह करेंगे और भाजपा के खिलाफ जो है वो माहौल बनाएंगे। दूसरी एक खबर है मथुरा की। मथुरा में एक लोकेश प्रताप नाम के फौजी की जो है वो हत्या हो गई। तो वहां के लोगों ने वो रोड को जाम कर दिया। अब उस जाम की वजह से मोदी अपने योगी जी जाने वाले थे, हेमा मालिनी जो नामांकन किया है तो उसकी सभा में, तो वो जा नहीं सके। तो पुलिस ने जो है वो 11 लोगों को नामजद और 600 लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया। तो एक तरफ तो योगी जी का समाज उनके खिलाफ जा रहा है, दूसरे उनके अपने प्रदेश में वो अपनी सभा में नहीं जा पा रहे हैं और वो जो है वो लोगों के खिलाफ केस लगवा रहे हैं। एक और खबर मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार अंसारी के बारे में बीजेपी ये कहती रही है कि वो बहुत खूंखार अपराधी थे, लेकिन अभी जो है वो उनके घर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए और उन्होंने उनके बेटे से, उनके भाई से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में उनकी मौत की हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। यही बात जो है वो पिछले दिनों जो भाजपा के साथ सरकार में शामिल है निषाद पार्टी के लीडर, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने में कोई गलती नहीं है। संजय निषाद ने ये बात कही और फिर ये कि इसमें उनके तहत जो है वो हमदर्दी होनी चाहिए। तो एक तरफ मुख्तार अंसारी का भी मामला जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई, बड़ी दिलचस्प खबर है। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद मामला हुआ, लेकिन 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अचानक यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। और आप देखिए कि यूपी की जो सरकार है उसने कोर्ट में कहा कि नहीं वो संवैधानिक है, वो असंवैधानिक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं वहां धर्म की तालीम दी जाती है तो धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। हालांकि वकील ने समझाया कि धर्म की तालीम देना और वो अलग चीज है और ये जो है वहां पे सारा कुछ पढ़ाई होती है और धर्म की तालीम भी दी जाती है और वो कोई धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। तो इन लोगों ने इतनी कमजोर पैरवी की योगी सरकार ने कि हाई कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ गया। अब अगर आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो यूपी की सरकार ने कह दिया कि हमको जो है वो फैसला मंजूर है और उसके नतीजे में ये हुआ कि 17 लाख छात्र जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत पढ़ते हैं। तो उनका जो भविष्य है वो दांव पे लग गया। लेकिन योगी सरकार को इसकी पड़ी नहीं है कि ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अनुदान नहीं देंगे, ये दूसरी स्कूलों में जाए। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता, यह संवैधानिक है, इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाएगी और इस पर आगे सुनवाई होगी। तो इस बात की बड़ी उम्मीद है कि जो है वो
ये फैसला रद्द हो जाएगा हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जो अंदाज है उससे यही लगता है कि वो जो इतने 17 लाख जो छात्र हैं उनका ख्याल किया जाएगा, और जो है वो ये मामला संवैधानिक ठहरेगा। आखिर में मैं घोषणा पत्र की बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र, और उसके बारे में ये है कि उसमें बहुत सारी जो है वो कल्याणकारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। उसको उन लोगों ने न्याय पत्र कहा, यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है। ये कहा गया कि मजदूरी जो न्यूनतम है वो 400 रुपए होगी, और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे सालाना। एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, जाति जनगणना की जाएगी, और ये जो लिमिट है कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसको जो है वो खत्म किया जाएगा। वैसे भी वो वो जो उसकी ईपीडब्ल्यू के बाद जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया, और उसके अंदर गरीबों को, उस गरीब लोगों के रिजर्वेशन में जो है वो सिर्फ गैर दलित लोगों को शामिल किया गया था, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम 3 डब्ल्यू पे काम करेंगे, रोजगार, वेल्थ पे, और रोजगार पे, वर्क पे, और वेलफेयर पे, यानी वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। और वर्क का मतलब है कि सारे लोगों को रोजगार मिले, वेल्थ का मतलब है कि लोगों की आमदनी बढ़े, और वेलफेयर का मतलब ये है कि सरकारी जो स्कीमें हैं उससे लोगों का फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ अडानी और अंबानी का ही फायदा हो, उनका जो है वो लाखों रुपए का वो कर्जा माफ कर दिया जाए, और लाखों करोड़ रुपए का, और गरीब किसान जो है वो अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो। और भी 2-3 बातें बहुत अहम है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध किया गया है। उसमें ईवीएम के बारे में कहा गया है कि सारे वीवीपैट से जितनी भी पर्चियां निकलेगी वो सबको जो है वो ईवीएम के साथ जो है वो मिलान किया जाएगा, और उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। और इसी तरह से दल बदली के कानून में सख्ती की बात है कि कोई दल बदली करेगा तो जो है उसको उसकी वो रद्द हो जाएगी। और जो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको भी खत्म करने की बात की गई है। तो इस तरह से ये 42 पेज का जो है वो ये मैनिफेस्टो है, और ये एक इसको लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस घोषणा पत्र में एक क्रांतिकारी रुख है इसमें, और इसमें समाज में न्याय इंसाफ की बात की गई है। और अगर लोगों की समझ में ये न्याय की बात आ जाती है तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बीजेपी इन चीजों से इतनी घबराई हुई है कि नीतीश कुमार ने एक जलसे में कह दिया कि इस बार जो है वो 4000 सांसद जीते, 4000 से ज्यादा सांसद जीतेंगे और मोदी को समर्थन करेंगे। और मदन लाल शर्मा जो राजस्थान के, उन्होंने कह दिया कि 2014 और 2025 में राजस्थान के लोगों ने जो है वो 25 सांसदों को जिताया। तो इससे मालूम पड़ता है कि इनका मानसिक संतुलन जो है वो उखड़ रहा है, बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है। तो ये अच्छे संकेत हैं। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा बीजेपी की मुश्किलात बढ़ेंगी, और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उससे लोगों के अंदर कुछ संतुष्टि आएगी, और ये जो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल लगा हुआ है, ये खत्म होगा। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से कांग्रेस की गारंटी मोदी की गारंटी पर भारी पड़ती दिख रही है। इसी को लेकर जैसा कि आपने कहा कि भाजपा की और अन्य नेता जो गठबंधन में है एनडीए में, वो घबराहट महसूस कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष रानडे जी। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपनी बात रखें, पिछले सप्ताह की घटनाओं को और आने वाले चुनावी जो माहौल शुरू हुआ है इसको लेकर क्या सोचते हैं सुभाष जी। धन्यवाद। पैनल के सभी साथियों का नमस्कार। चुनाव पूरे शबाब पे आ गया है अभियान, और प्रधानमंत्री के दौरे भी चल रहे हैं, राहुल गांधी के भी दौरे चल रहे हैं। सबसे बड़ी मुझे चिंता इस बात को लग रही है कि जो आशंका थी कि ऐसा न हो, वो होने जा रहा है। मैंने पहले भी एक बार चर्चा में कहा था कि चुनाव राहुल वर्सेस मोदी नहीं होना चाहिए, चुनाव इंडिया वर्सेस भाजपा हो तो ज्यादा बेहतर होगा।
लेकिन अभी जो कांग्रेस की कोशिश जैसे ये रही है कि चुनाव किसी भी तरह से राहुल वर्सेस मोदी हो जाए, इसमें हमको नुकसान है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर खड़गे साहब अध्यक्ष है, जैसा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने जब इंडिया की मीटिंग हुई थी तब कहा था, तो अगर खड़गे साहब का ही चेहरा हम सामने रखते तो बहस बहुत शानदार होती। और जो नेहरू परिवार पे लगातार हमले करता है, परिवारवाद की जो बात है लगातार मोदी जी कर रहे हैं, इस पे भी कुछ थोड़ा बहुत अंकुश लगता और ये सारी बातें एक बहस अलग दिशा में चली जाती। बहरहाल चुनाव अभियान चल रहा है, इसके अंदर संगठित रूप से कहीं कहीं इंडिया सामने आ रहा है तो कहीं कहीं यहाँ पर मतभेद भी है, खासतौर से महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहां पर बहुत अच्छी संभावनाएं अभी है, क्योंकि दोनों मोर्चों में अभी बहुत गड़बड़ चल रही है। उधर शिंदे का जो शिंदे की शिवसेना है, उस शिवसेना के अंदर भी बहुत असंतोष फैल रहा है, क्योंकि उनके कई लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है और कई लोगों से कहा जा रहा है कि वो कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़े। इसी तरह से अजित पवार की भी हालत बहुत खराब है। अजित पवार अपने घर से तो बहिष्कृत हो चुके हैं, सारे भाई सारा पवार कुनबा उनके खिलाफ हो गया है, और बारामती में भी उनकी हालत खराब है, उन्होंने उनकी पत्नी को खड़ा किया है। लेकिन उसके बाद में भी वहां के जो उनके साथी है, सहयोगी है, उनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, उनको 4 सीटें कुल मिला के मिल रही है। एक और झगड़ा वहां पैदा हो गया कि फडणवीस ने कल्याण डोंबिवली के सीट की डायरेक्ट घोषणा कर दी कि यहाँ शिवसेना के श्रीकांत शिंदे लड़ेंगे। इससे भी शिंदे खेमे में असंतोष है कि हमारी पार्टी की घोषणा करने वाले तुम कौन। तो वहां पर भी फडणवीस के रवैये को लेकर और वहां चल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सांगली की सीट को लेकर अभी भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद है। वो कांग्रेस वहां दावा कर रही है, शिवसेना ने वहां अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये मसले जब तक हल नहीं होंगे महाराष्ट्र में, बहुत अगर ये मसले हल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं। क्या हो गया है? सुभाष जी का शायद नेटवर्क गड़बड़ा रहा है मेरा, गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, ये अच्छे नतीजे इसके आ सकते हैं। मैं ये सोचता हूं कि अगर ये सारी चीजें हल हो जाती पहले तो बहुत बेहतर था, लेकिन बहरहाल फिर भी दक्षिण भारत में नर्मदा से नीचे बहुत अच्छी संभावना है इंडिया की, लेकिन नर्मदा के ऊपर हमको अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये चुनाव अभियान तो अभी चलेगा, लंबा चलेगा। अभी कई जगह नामांकन दाखिल भी नहीं हुए हैं, कई जगह उनकी घोषणा भी नहीं हुई है, और ये लंबा सिलसिला है, 7 चरणों में चुनाव है, तो धीरे धीरे सब चीजें ठीक हुई होगी ऐसी हमको उम्मीद करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज, मुझे प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता पर भी हंसी आती है, और उनके अंदर बुद्धि है या नहीं ये भी कभी कभी सवाल उठता है। अभी रिजर्व बैंक की 90वीं सालगिरह के अंदर जो उनका भाषण था, वो उसके अंदर उनकी कोई चिंता नहीं थी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर, और वो सिर्फ अपने पार्टी का कीर्तन करते रहे और अपने दृष्टिकोण वहां पर बताते रहे, जिनका कोई हमारे देश की आर्थिक नीति से संबंध नहीं। हम एक बहुत दिलचस्प है हमारे लिए ये कि रिजर्व बैंक की स्थापना जब हुई थी, आज 90 साल हो गए, इसके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की बहुत प्रमुख भूमिका रही है। ये कहा जाता है, ये इतिहास है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर पहल नहीं होती तो शायद रिजर्व बैंक भी नहीं होती भारत में। 1935 में जब बाबा साहेब इंग्लैंड में अपनी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की थीसिस उन्होंने पेश की, उस समय उनकी वहां पे लॉर्ड केन्स से बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। उसके बाद रुपए की समस्या को लेकर जो चर्चा हुई, उसके बाद एक कमेटी बनी, और उस कमेटी के बाद में रिजर्व बैंक का गठन हुआ, और ये रिजर्व बैंक ने भारत की सारी जो मौद्रिक व्यवस्था है उसको ठीक करने का काम किया। इसके अंदर पहले गवर्नर ब्रिटिश होते थे जब ब्रिटिश काल में ये बनी, तो लेकिन उस काल में भी भारत के सीडी देशमुख उसके गवर्नर बनाए गए थे। तो रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा शानदार इतिहास रहा है, शताब्दी के नजदीक पहुंच रही है, 90 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री को इस मौके पर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर और रिजर्व बैंक के आज जो हालात है, रिजर्व बैंक के अंदर जो चूना लगा रहे हैं लगातार सरकार, उसको लेकर भी कुछ बात करनी थी, अनुशासन की बात करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए हर जो फोरम होता है वो चुनावी सभा होती है, और वहां वो उसी ढंग से बात करते हैं। इस हफ्ते 6 महीने हो गए हमास के हमले को, और इजराइल के फिलिस्तीन
फिलिस्तीन का जो मसला है, इजराइल पर जो हमास का हमला हुआ था उसको 6 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद में जो इजराइल दंगा नाच कर रहा है गाजा पट्टी में, उसको लेकर भी विश्व की चिंता बढ़ती जा रही है। और उस समय अभी खास तौर से नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उन्होंने जो न्याय व्यवस्था में दखलंदाजी की है उसके अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है, उनके भ्रष्टाचार की भी चर्चा हो रही है। और हर भ्रष्ट प्रधानमंत्री की तरह अभी सारा का सारा ध्यान जंगखोरी में लगा रहे हैं नेतन्याहू, और धीरे धीरे पश्चिम एशिया की हालत बहुत खराब हो रही है। ये एक अजीब है कि पिछले 10 सालों में हर देश में लगभग धार्मिक धर्मवादी ताकतों का प्रादुर्भाव हुआ है। हमने देखा कि जैसे तुर्की में एर्दोगन की सरकार आई थी, जिसने सारे जो सुधार थे उन सुधारों को नष्ट कर दिया। उसके बाद में जर्मनी में भी क्रिश्चियन डेमोक्रेट जीते, और इटली में भी धर्मवादी मिलेनी जीती, और भारत में भी यही स्थिति 10 साल पहले आई। लेकिन अब स्थिति में विश्व में परिवर्तन हो रहा है। अभी एक समाचार इस हफ्ते यह भी आया कि तुर्की में जो प्रमुख शहरों के चुनाव हुए उसके अंदर एर्दोगन की पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। तो ये स्थिति देश के अंदर, अगर ये वैश्विक लहर जैसे धर्मवाद की चली, वैसे धर्मवाद के खिलाफ भी एक वैश्विक लहर चल रही है, और भारत में भी इसका प्रभाव पड़े बगैर रहेगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर अभी इस हफ्ते आई। इसके अलावा जो दल बदल का भी अभी मंत्री जी ने चर्चा की, प्रवक्ता दल बदल रहे हैं, तो इससे कांग्रेस का अंदर जो संगठनात्मक खोखलापन पिछले सालों में हुआ है यही जाहिर होता है। और लगातार मध्य प्रदेश में तो लगभग कांग्रेस बहुत डिमोरलाइज हो गई। लगातार बड़े नेता, अच्छे नेता, और यहाँ तक कि कमलनाथ की भी चर्चा थी, और उस कमलनाथ की दुविधापूर्ण स्थिति जो उस समय 2-4 दिन में जो दिखी, उनकी चर्चा चल रही थी उस समय, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। धीरे धीरे कांग्रेस इस नुकसान से उबर रही है, और कुछ 5-6 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बहुत दमदारी से मध्य प्रदेश में लड़ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी अब चुनाव के जो पहले चरण में जहां जहां होने हैं वहां पे भी गति पकड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन पिछली बार जैसा सिर्फ एक सीट पर, छिंदवाड़ा की सीट पर जीती थी कांग्रेस, उससे थोड़ा सा बेहतर स्थिति यहाँ पर रहने की संभावना है। मेरा नेटवर्क लगातार जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी में अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक और खबर आई थी कि हमारे यहाँ 4,90,00,000 नव मतदाता पंजीकृत होने थे, लेकिन सिर्फ 38% नौजवानों ने अपना नाम लिखवाया जो 18 साल से ऊपर है। जो 4,09,00,000 में से सिर्फ 38% लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए। जाहिर है कि इसमें विरोधी भी उदासीन रहे और सत्तारूढ़ पार्टी भी उदासीन रही नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के अंदर। और ये इसका जो उदासीन था, धीरे धीरे चुनाव को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में निराशा आ रही है, उस निराशा से भी लोगों को उबारने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। ये 4-5 मेरे नेटवर्क लगातार धोखा दे रहा है, लगातार उसको डीम हो रहा है, और इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और धन्यवाद सुभाष जी। निश्चित रूप से लोकतंत्र को लेकर लोगों का भरोसा उठ रहा है। यह जो मतदाताओं की संख्या कम हुई है, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, नौजवानों के, युवाओं ने जो जिम्मेदारी ली है वो नहीं हुई है। हमारे साथ असीत कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, अभी सलीम भाई ने चर्चा की मदरसे वाले फैसले पर, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या स्थिति चल रही है? देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य देने वाला राज्य, सबसे ज्यादा नेता देने वाला, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य, और जो सबसे बढ़िया गठबंधन भी, इंडिया गठबंधन में सीटों का विभाजन से लेकर सारा तालमेल जो इतना अच्छा हुआ है, उसका क्या असर होगा चुनाव पर? असीत कुमार सिंह जी। धन्यवाद मंत्री जी, और आज के पैनलिस्ट में शामिल सारे, चर्चा में शामिल सारे पैनलिस्ट को मेरा अभिवादन। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 3 चीज पे मैं ज्यादा केंद्रित कर रहा हूँ, मैं मैटर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे और भी साथी हैं जो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो यूपी के अंदर मदरसे के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हाई कोर्ट के आदेश को, इस आदेश से इतना तो फायदा हुआ कि जो
लाखों की संख्या में मदरसे में जो छात्र पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी, ये सबसे बड़ी बात है। जो संविधान के संशोधन का मैटर था या मदरसा जो अधिनियम ले करके आए वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, जिसकी जवाबदेही सरकार की भी है और हमारी इस व्यवस्था को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, जितने भी हमारे न्यायिक प्रक्रिया वाले संस्थान है उनकी भी है। लेकिन इस तरीके के हालात बनते क्यों हैं, इस पे विचार होना चाहिए। जो एक चीज हम बना सकते हैं वो तो बनाने से दूर रहे, जो है उसको बिगाड़ने में हमारा सबसे बड़ा हाथ बन रहा है। ये बिगाड़ने वाली जो स्थिति आ रही है, ध्वंस वाली प्रक्रिया चालू हो रही है, ये उचित नहीं था, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो चाहे किसी के माध्यम से हो। हमने देखा है कि हाई कोर्ट में, मणिपुर के हाई कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश किया और फिर वहां पर जो दंगे शुरू हुए वो क्या अच्छे थे, देश के हित में थे। 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट को, तो मणिपुर ने उस आदेश को वापस लिया। ये क्या उचित था, इतना हत्याओं के बाद उसको वापस दिया जाता है। बहरहाल हालात अच्छे नहीं है, चाहे वो किसी दबाव में नई प्रक्रिया हो रही हो, चाहे वो किसी दबाव में किस तरीके की कार्रवाई चल रही हो। हालांकि हमने भी ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा 600, जैसा कहा जा रहा, सच क्या झूठ क्या ये तो नहीं कोई बताने आया, नो उस मैटर को आगे बढ़ाया गया। लेकिन 600 वकीलों ने, अगर सच है तो 600 वकीलों ने हस्ताक्षर करके कहा था कि न्याय प्रक्रिया को दबाव में लिया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, ये आखिर थे कौन? इस पर आज तक जवाब नहीं दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि देश में संविधान खतरे में पड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था में जो है वो खतरे में है। ये कौन है आखिर? ये बोलता क्यों नहीं? आगे बोले भी नहीं, उस मैटर को दबा दिया गया। बराबर जो कुछ भी हो रहा है इस देश के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ी को ठीक करने के काम यहाँ की जनता करेगी, आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि यूपी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं अच्छा है कि खजुराहो से सपा और कांग्रेस गठबंधन की जो एक प्रत्याशी थी, सपा प्रत्याशी थी, उसका बाकायदा नामांकन इसलिए रद्द हो जाता है कि उसने अपने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए? क्या ये जानबूझ करके हुआ या कुछ ऐसी गलतियां जानबूझ के की गई ताकि वो नामांकन पत्र रद्द हो जाए, या कहीं ना कहीं से ऊपर से दबाव था? तो बहरहाल वहां पर हमारा कांग्रेस गठबंधन और या सपा का गठबंधन का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में ये किस तरीके से खोखली या रणनीति बनाई गई है जिससे कि हमें डाउट हो रहा, संदेह हो रहा कि आने वाले दिनों में और भी दबाव बढ़ेगा। जो प्रत्याशी खड़े होंगे उन प्रत्याशियों का या तो नामांकन रद्द होगा या वो नामांकन वापस लेंगे, या आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी चाल चली जाएगी जिससे कि कांग्रेस सपा का गठबंधन या इंडिया गठबंधन का जो ग्रुप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दबाव में आकर के दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। इन सब सारी चीजों पे हमें निगाह रखनी पड़ेगी। ये जो कमजोरी हुई है खजुराहो में हमें देखने को मिला, वो खजुराहो की पुनरावृत्ति कहीं और यूपी में ना दिखाई दे, इसके लिए भी हमें सजग रहना पड़ेगा। हमें अपने कैंडिडेट को बाकायदा तैयार रखना पड़ेगा, वरना ये तो वही हो रहा है जैसा अभी चर्चा में आया कि प्रवक्ता जो है एक दिन पहले वो पाला बदल दे रहा है, उनकी कोई ना विचार रहेगा ना कोई नीति रहेगी। तो ये विचार और नीति की तो आप इस बार कोई बातें करना मैं बेवकूफी समझता हूँ। सिर्फ नीति और विचार एक ही बात का रह गया है कि कहां से कैसे अपने व्यापार को बेहतर बनाया जा सके, और राजनीति का जो अवसरवादी राजनीति है वो उसको बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। देख बात। दूसरी बात कि सुहेल देव पार्टी जिसके ओम प्रकाश राजभर नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी ओर आरएलडी है जिसका नेतृत्व अजीत सिंह के पुत्र कर रहे हैं जयंत चौधरी साहब। सवाल खड़े हो गए हैं, वो ये सवाल कि अभी पिछले दिनों मोदी जी ने मेरठ में मीटिंग और जनसभा थी, उसमें आरएलडी के अध्यक्ष गायब थे। भीतर घातियों का काम चालू हो गया। अब वो भाजपा का भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो सीट भाजपा के लिए सोची होगी, आरएलडी कुछ दिन पहले आया और उसने उसको सीट दे दी, तो ये गठबंधन में तो सीट गई ना, लेकिन भीतर घाती कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक नंबर 2, पूर्वांचल में जहां ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आए यानी कि एनडीए में शामिल हुए, वैसे ही वहां पर हालात बदलने चालू हो गए।
तीसरी चीज कि अब तीसरे जो खेमा बन गया है, जिसका नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पुत्री वगैरह वगैरह कर रहे हैं, उसमें तीसरा जो नेतृत्व उत्पन्न हो रहा, पैदा कर दिया जानबूझ करके कि सीटों का बंटवारा ना हो, लेकिन इस बार वोट का बंटवारा जरूर हो रहा है। और इस वोट का बंटवारे में फायदा किसका होगा? अब वो जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं जो हमारा विरोधी खड़ा होगा, जैसे पप्पू यादव, तो वो भाजपा का समर्थक हो सकता है, भाजपा के दबाव में आ रहा है। तो इस तरीके के हालात यहाँ यूपी में भी हो रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा काम करने जा रही है। दूसरा, जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो घोषणा पत्र साइलेंट है। किसका? कांग्रेस का भी और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। दोनों ने ही ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई नजर नहीं रखी। आप ये की बात तो करते हैं कि हम इसको रद्द कर देंगे, लेकिन बाकी मुद्दे जो जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सीपीआई ने भी इस मामले में चुप्पी साधी कि पुराने श्रम कानून को आखिर आप क्या करेंगे, वो रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? जो WTO में साइन किए उसके मामले में क्या करेंगे? यहाँ पर उनका भी जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र, वो साइलेंट होता तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनता है। ये क्वेश्चन मार्क खतरनाक है। ये ओपीएस के मामले को भी लेकर के और जो श्रम कानूनों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किए, उसके लिए भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। अब हम अंत में बात आएंगे कि घड़ियाली आंसू भी यहाँ भी बहाए जा रहे हैं, जैसा मोदी जी कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन संदेश खाली में मामले में जरूर बोलेंगे। मेदिनीपुर में क्या हुआ ये जरूर बोलेंगे, लेकिन मणिपुर के मसले पर आज तक चुप्पी साध रखी, ये खतरनाक। ये मोदी जी का तो एक घड़ियाली आंसू। दूसरा घड़ियाली आंसू है जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, वो इंटरनेशनल पर अमेरिका और ब्रिटेन, ऋषि सुनक साहब कहते मानवता के आधार पर इजराइल को पट्टी पे हमला रोकना चाहिए, लेकिन भैया हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हो? इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, इस पर कोई जवाब मांग भी नहीं रहा। तो ये जो खतरनाक स्थितियां बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं सौदेबाजी और व्यापारियों की पूरी ताकत लगी हुई है। और यहाँ चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, यहाँ पे मोदी जी ने एक और मुद्दा उछालने की कोशिश की थी, कोची व्यक्ति की, जो एक छोटा सा द्वीप है श्रीलंका और भारत के बीच में, कि 1975 में उसे इंदिरा गांधी ने बाकायदा श्रीलंका को सौंप दिया था। ये मुद्दा काहे के लिए उठाने की जरूरत थी? जब उनके ऊपर विपक्षियों ने हमला किया कि चाइना के ऊपर जो जमीन कब्जा कर ली और करवा दिया है मोदी जी ने, उस पर क्यों नहीं जवाब देती? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाने का काम कांग्रेस भी कर रही है, सीपीआई भी कर रही है, और साथ में भाजपा तो उसका धंधा यही है। तो ये मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कोई टच नहीं हो रहा। ये बुनियादी मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से जनता को खड़ा होना चाहिए था, जनता में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। इसलिए आने वाला चुनाव बहुत ही संदेश वाला होगा, बेहतर संदेश वाला होगा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन आता है तो भी और नहीं आता तो भी जनता सड़क पे आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरे उसके पास विकल्प नहीं बचा है। धन्यवाद। धन्यवाद असित कुमार सिंह जी। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी अभी जुड़े थे, लेकिन शायद उनका नेटवर्क वापस चले गया है। खजुराहो में जिस तरह से नामांकन रद्द हुआ है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा मीडिया में भी है, जनता में भी है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी है। 3 बार के विधायक, पति 3 बार के विधायक, और सपा की उम्मीदवार मीरा यादव खुद विधायक रही है, और 3-3 चुनाव, 4-4 चुनाव में नामांकन भरे हैं, और किस तरह से हस्ताक्षर करना भूल जाए, यह बड़ी बात है। जो शंका आपने असित कुमार सिंह जी जाहिर की है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई लगती है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। सुनीलम जी समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से खजुराहो की सीट पहले उम्मीदवार दूसरा घोषित किया, बाद में बदल दिया, फिर बदला तो उनका नामांकन रद्द हो गया, कहीं ना कहीं कटघरे में दीप नारायण यादव और मीरा यादव भी आती है, जैसा कि अभी असित कुमार सिंह जी बोल रहे थे। तो आप क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर सुनीलम जी। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। असल में मैं सोचने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तथ्यों की जानकारी है, और तथ्यों की जानकारी मेरे पास एकदम ये साफ तौर पर ये है कि किसी के हस्ताक्षर ने कभी कोई चुनाव अकेला
खजुराहो में देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें आज से नहीं हो रहा है, 76 वर्षों उसके पहले 37 से चुनाव हुआ है। आप मुझको एक भी ऐसा बताइए अवसर जबकि दस्तखत नहीं हुआ इसलिए नामांकन रद्द कर दिया हो। बुला लिया जाता है, दस्तखत करा लिया जाता है, क्या दिक्कत की बात है? हम लोग तो इस बात को बराबर देखते हैं। अभी इस बार का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने, जैसे मुल्ताई के उम्मीदवार की बात बताऊं आपको, हमारे कृपाल सिंह सिसोदिया उम्मीदवार थे, तो कम से कम ऑफिस से 10 बार फोन आया और 10 बार उन्होंने कुछ ना कुछ जुड़वाने का काम किया। एफिडेविट में ये जुड़वाया, यहाँ पर ये दस्तखत नहीं है, फिर उसके बाद में आपको ये काटना था, ये नहीं किया है, यहाँ डबल सिग्नेचर लगेंगे। तो होता ये है कि असल में चुनाव आयोग का काम यही है कि वो मदद करे सभी उम्मीदवारों को, कमी देखने के लिए नहीं है, वो कमियां पूरी कराने के लिए है। ये एक बात है। दूसरा कि अगर आपकी मतदाता सूची उन्होंने अप्लाई किया है और आप नई मतदाता सूची आप देने के लिए तैयार नहीं है, तो जो उनके पास थी वो उन्होंने लगा दी। नहीं लगाएंगे तो आप रद्द कर दोगे, पुरानी लगा दी तो आप रद्द कर दोगे। इसका मंशा क्या है? मेरे यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था, मेरे यहाँ पर भी मुल्ताई में देने को तैयार नहीं थे और फिर हम जब अड़ गए वहां पे जाकर के, तो खड़े खड़े वहां के जो एसडीएम थे, जो कि निर्वाचन अधिकारी थी, उन्होंने खड़े खड़े जो है वो नई मतदाता सूची वहीं के वहीं बुलवा दी। मुश्किल से 10 मिनट लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरे बताया जा रहा है वो एकदम पूरे तरीके से सरकारी मशीनरी का वो दुरुपयोग है। और उस दुरुपयोग को इसलिए किया गया क्योंकि बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें जिताना है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मामला समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये मामला केवल इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये पूरे देश के लिए बहुत गंभीर चेतावनी है, पूरे विपक्ष के लिए चेतावनी है। याद कीजिए, जब मेरे को सजा करने का काम हुआ था तब लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि इसी से राहुल गांधी को भी सजा हो जाएगी, है ना। तब तो लोगों को लग रहा था कि भाई ठीक है, एक आदमी एक शिकार हो गया, चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन बाद में उससे तमाम शिकार होने लगे। जब लालू यादव को शिकार बनाया था या ओम प्रकाश चौटाला को बनाया था, तब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये विपक्ष को खत्म करने का ये एक हथकंडा है कि लोअर जुडिशरी के ऊपर दबाव डालो, पहले केस दर्ज कराओ, गवाहियां करवाओ, फिर सजा करवाओ। लेकिन बाद में लोग समझ गए। इसी तरीके से मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की कैंडिडेचर को रद्द करने का जो काम हुआ है, इसको पूरे ऑपोजिशन को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई और संविधान की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग और जो नागरिक, उनको भी इस बात को लोगों के बीच में ले जाना चाहिए कि ये पूरी तरीके से सरकारी दबाव में काम किया गया है। खैर, वहां पर दूसरा एक कैंडिडेट हैं जो कमिश्नर रहे हैं, वहां पर आईएएस रहे हैं, उन्होंने उन्होंने भरा हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक से। आज बातचीत हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी देवराजन जी से हुई है। देवराजन जी की बातचीत प्रोफेसर रामगोपाल जी से हुई है और अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई है। आज प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज यादव जी आए थे। उनको पार्टी ने कहा है कि वो बहुत ही जल्दी अभी जो है, जो नया उम्मीदवार है, ठीक है समाजवादी पार्टी का वो उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन वो गठबंधन का उम्मीदवार होगा और गठबंधन पूरी ताकत से उन्हें मदद करने का काम करेगा। वो आज ही नाम डिक्लेयर अभी थोड़े समय बाद वो हो जाएगा, ये कहना चाहता हूं मैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमने बहुजन समाज के दर्शकों को बताया था, कर्नाटक के अंदर जो इडालू कर्नाटका का जो प्रयोग हुआ था, बूथ लेवल के ऊपर जो है बूथ्स को आइडेंटिफाई करना और जो इस तरीके के क्रिटिकल बूथ हैं, मतलब जहां पे डिफरेंस बहुत कम रहा है, वहां पर कम्युनिटी लीडर्स के साथ में ले जा करके उनको का काम करना। कर्नाटक में ये काम जो सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया था, जन आंदोलनों जन संगठनों के लोगों ने किया था, वो मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हैं। और उन्हीं के साथ में मैंने अभी छिंदवाड़ा का जो है की भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उसका और मंडला का दौरा किया था। और अभी
कल ग्वालियर के अंदर और आज मुरैना के अंदर इंडिया गठबंधन की यहाँ पर 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक मतलब दोनों बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, एक मुरैना में, एक जौरा में। कल भिंड के अंदर 12 बजे महगांव में और 2 बजे भिंड के अंदर मीटिंग होने वाली है। तो एक तरीके का नागरिक समाज की भी सक्रिय भूमिका इस चुनाव के अंदर कम से कम मध्य प्रदेश में मैं देख पा रहा हूं। और मेरे को जो जानकारी है 22 प्रयोग एडालू कर्नाटका के अंदर ने किया था। कर्नाटक में 76 सीटों पे भाजपा को हराया था, 31 पे कांग्रेस वहां पर जीती थी। उसी स्तर का प्रयोग जो है वो बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर चल रहा है। और मैं अभी देख पा रहा हूं कि जैसे अभी अगर आप आज की स्थिति में देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 20 सीटें समाजवादी पार्टी की ऐसी हैं जिसके बारे में 2 लोग दावा कर रहे हैं कि वो उन्हें एकदम एक तरफा जीतते हुए दिखलाई पड़ रही है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो बिहार के अंदर जो है आधे से ज्यादा सीटें, महाराष्ट्र के अंदर आधे से ज्यादा सीटें, मतलब तमाम जो उस समय की स्थिति थी, पिछले चुनाव 2019 सेना साथ में थी, मोदी जी के जब अकाली दल साथ में था, जब अन्ना डीएमके साथ में था, अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है और 130 सीटों के ऊपर डबल लॉक लग गया है। उसमें से 130 जो दक्षिण भारत की सीटें हैं उसमें 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति के अंदर नहीं है। और ये है कि इंडिया गठबंधन का कुल मिलाकर के जो वोट है वो वोट इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो भाजपा के वोट से ज्यादा वोट है जो उनको आज की तारीख में अगर जोड़ा जाएगा तो वो उसको मिला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है, साधनहीनता अपनी जगह के ऊपर है और उस साधनहीनता का जो मुकाबला है वो जनता ही करती है। क्योंकि याद हो के अंदर कोई पैसे से चुनाव नहीं लड़ा गया था, इतने गरीब कैंडिडेट थे और ऐसे कैंडिडेट थे, किस्म की आंधी वहां पर चल रही थी। और मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम ऐसी सीटें हैं, कम से कम मध्य प्रदेश में मैं जहां पर गया हूँ मुझे एक मुरैना की सीट और एक मंडला की सीट दिखाई पड़ती है जहां पर की बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया के पक्ष के अंदर अच्छा वातावरण बनेगा। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपने जो बताया खजुराहो सीट को लेकर, वहां पर उम्मीदवार पक्ष का रहेगा, ऐसा नहीं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को खाली मैदान मिल जाएगा। लेकिन जैसे नारा दिया जा रहा है मोदी भी मुमकिन है और हर तरह का काम हो रहा है, हरियाणा के अंदर सभा करने की अनुमति आपके उम्मीदवार को, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उनको मिलती नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गाली लिखी जाती है उनके लिए। यह सब होगा, लेकिन इस सब से सावधान रहने की जरूरत भी जो प्रतिद्वंदी लोग हैं उनकी जरूरत है। हमारे साथ में आराधना भार्गव जी जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश की किसान संघर्ष समिति की नेता हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल हो रहा है, एक छिंदवाड़ा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बहुत सारे साथी शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें विधायक भी हैं, उसमें महापौर रहे भी हैं, वो भी शामिल हुए हैं। तो इसका भी कहीं कोई छिंदवाड़ा की सीट पे जो सबसे मजबूत सीट मानी जाती है कांग्रेस की, उसको कहीं असर गिरेगा क्या? उसका कोई असर इसलिए नहीं गिरेगा कि जो लोग गए हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से गए हैं और इससे छिंदवाड़ा की जनता की सिंपैथी कमलनाथ के साथ हुई है कि कमलनाथ जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, उस समय उनका साथ देना था, तो वो स्वार्थी लोग चले गए। दीपक सक्सेना गए, ये मंत्री थे तो इन्होंने पीएचई के पाइप अपने खेत में लगाए। अब वो खुदाई होगी तो पीएचई के पाइप तो अलग ही दिख जाएंगे, तो ये तो सीधे सीधे जेल के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके के लोग हैं। और वही स्थिति एक और जो वर्तमान विधायक है वो गए हैं, उनकी पत्नी पर
वो नगर पालिका की अध्यक्ष थी, तो भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा आरोप है। तो ये जो लोग गए हैं, या भ्रष्टाचारी लोग गए हैं, जेल जाने से बचने के लिए गए हैं, इनकी कमलनाथ जी से या कांग्रेस से कोई सिंपैथी थी या कोई विचारधारा थी, इस तरीके के वो लोग नहीं है। और उनके जाने से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, और कांग्रेस की तो सफाई हो गई है। और अगर कमलनाथ जी चाहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से उसको चलाने का काम कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जो वातावरण है, वह वातावरण बिल्कुल नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता का चुनाव दिखाई दे रहा। पार्टियां चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस समय जनता को खुद को ये कहना पड़ रहा है कि अगर हमने नहीं बचाया तो क्या होगा। बैतूल में आधा पीस की खबर है कि बेरोजगार युवक ज्यादातर मानसिक रोगी होकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अगर कोई पेशेंट है तो वो नौजवान है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके का पूरे प्रदेश में वातावरण है। और जिस तरीके के इनका घोषणा पत्र बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है, तो महिला आरक्षण बिल का भी वो लाभ लेना चाह रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक की वस्तु बन के रह गई है। उनके घोषणा पत्र से ये बात दिखाई दे रही है। क्योंकि कितना परसेंट अगर आप चाह रहे हो महिला आरक्षण बिल, तो आपके चुनाव में ये बात दिखाई देनी थी कि भाई हमने तो 50% महिलाओं को टिकट देने का काम किया, तो वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात जरूर कही गई है कि 2025 से वो आरक्षण को लागू करेंगे। अब वो कितना जमीन पर उतरता है। फिर भी हमने महिला मुद्दों पर बहुजन संवाद पर भी इस कार्यक्रम को किया था कि जो घोषणा पत्र बनाए हैं पार्टियों ने, उन पार्टियों में सबसे अच्छा घोषणा पत्र अगर किसी का है तो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है, जिसपे महिलाओं के लिए विशेष तौर पर चीजें बनाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पर महिलाओं का विश्वास घटा है, क्योंकि लाडली बहना योजना के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि 3000 रुपए महीना करेंगे, तो बहुत सारी लाडली बहनाओं के नाम काट दिए गए हैं। सिर्फ इस आधार पर काट दिए गए अभी, क्योंकि उम्र 60 साल की हो चुकी है और 60 साल तक की महिलाओं को ही ये लाभ मिलेगा। तो वो जो पिछली बार महिलाओं का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, इस बार वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर उनका कोई काम चल रहा है तो राम के नाम पर वोट बैंक, वोट मांगने का काम उनका चल रहा है। और इंडिया गठबंधन लगातार कांग्रेसियों को हिम्मत देने का काम कर रहा है कि भाई आप लोग निकलो, आप लोग करो। और हताशा जरूर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश की स्थिति में, बता सकती हूँ। तो इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल उनको पकड़ के रखा है और जितना बन सक रहा है कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश में मीटिंग भी आयोजित की गई थी और उसमें अलग अलग प्रभार उन्होंने सौंपने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के परिणाम देश के सामने देखने को मिलेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद आराधना जी। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी सोढ़ी जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से, शायद उनका नेटवर्क चले गया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो होस्ट भी रहे हैं, हमारे होस्ट भी हैं बहुजन संवाद के। मैं उनसे कहूंगा कि वे बोले सप्ताह की घटनाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना मंत्री जी। हमारे साथियों ने लगभग देश की पूरी तस्वीर रख दी है। मैं चूंकि बनारस से आता हूँ तो इसलिए मैं बनारस पर ही केंद्रित करके बात रखना चाहूंगा। एक तो यह है कि बनारस के हमारे फकीर इस समय देश भर में घूम करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के रूप में। अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं तो ये दंडनीय अपराध है और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में है तो उनको प्रधानमंत्री की वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए और उनका सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी के खर्च में ऐड होना चाहिए। अब एक चीज
और दूसरी चीज ये है कि अभी भी मुख्तार अंसारी की बात हुआ, मुख्तार अंसारी का संबंध बनारस से ही रहा है, मुख्तार अंसारी का संबंध गाजीपुर से है, मुख्तार अंसारी का संबंध मऊ से है, और मुख्तार अंसारी का संबंध आज की तारीख में पूरे देश से है। उसका इतिहास भूगोल अगर उठा करके देखा जाए तो उतनी शानदार परिवार शायद देश में गिने चुने परिवार होंगे, या मैं तो कहूंगा कि कोई नहीं होगा उस परिवार जैसा। ये नेहरू का ये नेहरू का भी परिवार उससे कहीं कहीं से उससे ऊपर चला जाता मुख्तार अंसारी का परिवार। और जिस तरीके से गाजीपुर में उसकी लोकप्रियता है कि इतने दिन होने के बावजूद, कल हम लोग वहां गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे, और जिस तरीके से जनता का भीड़ वहां उमड़ रहा है, आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है गाजीपुर में अफजाल अंसारी के खिलाफ लड़वाने के लिए। अच्छा, अब उसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बनारस से कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार दे दिया है। आज एक और उम्मीदवार की यहाँ घोषणा हुई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यहाँ पर शायद देश की पहली किन्नर उम्मीदवार का इन्होंने अपना घोषणा किया है, जो ये महामंडलेश्वर भी है, हिमांगी सखी। 5 भाषाओं की विद्वान है, और एक तरीके से धार्मिक रूप से ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण उनकी उम्मीदवारी है। हम चाहेंगे ये सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं, सोढ़ी जी की बात हो जाए। सोढ़ी जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ बोलिए, माइक वापस बंद हो गया आपका। इस बार का जो चुनाव है बहुत सारी विशेषताओं के साथ साथ एक और विशेषता ये है कि कभी कभी लगता है कि ये चुनाव मुद्दों पर होगा, लेकिन फिर ऐसा लगता है, फिर लौटता है और लगता है जैसे परंपरागत जिस तरीके से धर्म और जाति इसी के आधार पर ही वोट डालेंगे। एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा या परंपरागत धार्मिक और जातिवाद आधार पर जो है ये चुनाव होगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई गाजियाबाद से के फुटप्रिंट, तो वहां पर कहीं पर भी नहीं आ रही है, पूरी रोड खाली है और कुछ ही जगह पर ही लोग हैं। की बात नहीं है कि ये वहीं पर ही है। इस चुनाव की एक खासियत ये है कि दोनों पार्टियों की तरफ जो है उदासीनता है। इन्होंने नारा दिया 400 पार, उसका एक असर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने इस बार 75 पार का नारा, तो इसका असर ये हुआ है कि बीजेपी के लोग जो कार्यकर्ता है वो ये जानते हैं कि 400 तो आनी है सीटें, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो आपसी रंजिश में, क्योंकि अभी बीजेपी को विपक्ष जो है उसके भीतर ही तैयार हो गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष करके बीजेपी को यहां तक पहुंचाए, कुर्बानी दिए, और वो देख रहे हैं कि आज जिन सिर से हमने लड़ा वो सब हमारे सिर पर आकर हमारे बॉस बने बैठे हैं। तो एक बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति बीजेपी के अंदर पूरे देश में हो रही है और जिससे उसके कार्यकर्ताओं में उदासीनता आ रही है। दूसरी तरफ जो हमारे रानाडे जी ने कहा वो सही बात है कि चुनाव या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच बनता जा रहा है। कांग्रेसियों में जिस तरीके की सक्रियता नजर आनी चाहिए थी वो सक्रियता नहीं है, और इसका चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतने सक्रिय नहीं है, क्योंकि जब सामने विपक्ष नहीं रहेगा तो जोश भी पैदा नहीं होता। तो ये अब चुनाव सीधा सीधा एक जनता के आ रहा है कि जनता उसको कैसे जनता के पास मुद्दे पहुंच रहे हैं। यदि जनता को बोलेगी कि वोट, तो उनसे पूछिए कैंडिडेट कौन है, तो बोलते कैंडिडेट हम नहीं जानते, वोट